नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात की जाती तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2350 ईसा से 1800 ईसा पूर्व का था। कितना था? 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो जब भी वैदिक सभ्यता की बात की जाती है तो वैदिक सभ्यता के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैदिक सभ्यता का कालक्रम। कि भैया वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड की बात की जाए तो आपको वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी वैदिक सभ्यता के टाइम पीरियड की बात की जाती है तो इसका जो टाइम पीरियड था तो वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 बीसी से 600 बीसी की माना जाता है। कितना माना जाता है? 1500 बीसी से 600 बीसी। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग में ये चीज आती है कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो 2350 से 1800 बीसी था, और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड की बात की जाती तो इसका टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी था। तो बीच में इसमें गैप रहता है 300 सालों का। कितने सालों का गैप रहता है? 300 सालों का गैप रहता है। तो जब मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? सुरकोटला में। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर ये बात कही जाती है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मलेरिया या और भी कोई महामारी रही होगी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, या रास्ता बदल दिया होगा, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा। तो जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हमने वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे चर्चा कर ली थी। तो जब भी बात की जाती है वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के 300 सालों के बाद उसका जन्म माना जाता है। यहाँ पे बात आती है कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बात आती है वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहीं पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। मत ये रहे कि भाई लोगों ने ये सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि भाई पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई हो, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई हो। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों में अलग अलग मतभेद हैं। तो हमको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। हमको सिर्फ इतनी बात जाननी है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब भी आपसे पूछी जाए तो वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता की जब भी बात की जाती तो वैदिक सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंपल सी बात की, यानी कि जब भी बात आती है सभ्यताओं की तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई? नगरीय सभ्यता आई। उसके बाद हमारी कैसी सभ्यता आई? ग्रामीण सभ्यता। यानी कि पहले नगर बसे, फिर उसके बाद दूसरे टाइम पीरियड में क्या बसे? गांव बसे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जब भी वैदिक सभ्यता की बात की जाती है तो टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहां से होती है तो इस चीज के बारे में देखिएगा। वैदिक सभ्यता में जब भी बात की जाती है तो सैंधव सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता की खोज होती है जिसको क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के उल्लेख की बात की जाती है तो वैदिक सभ्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। सभ्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। अब वेदों में जब भी बात आती है वेदों की तो वेदों में वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसको कहा गया? आर्यों को। वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसको कहा गया? आर्यों को। इनको किसका संस्थापक कहा गया है? वैदिक सभ्यता का संस्थापक कहा गया। कहाँ पे कहा गया? वैदिक सभ्यता में। जब भी वैदिक सभ्यता के संस्थापकों की बात की जाती है तो उसमें किसको कहा गया है? संस्थापक आर्य को। और लेकिन ये बात कही किस में गई है? वेदों में। कहाँ कही गई है? वेदों में। और जब भी आर्य शब्द की बात आती है कि भैया आर्य का मतलब क्या होता है, कि जब भी आपसे कहा जाए कि आर्य का मतलब क्या होता है तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य को जब भी डिफाइन किया जाता है तो आर्य का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कैसे कुल में हुआ हो? श्रेष्ठ कुल में। तो सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि आर्य किसको कहा जाता है? श्रेष्ठ कुल में जन्मे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। में जन्मे व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। कि जब भी आपसे बात की जाए कि आर्य किसको कहा जाता है तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल में जन्मे व्यक्ति को आर्य का। जब भी आर्यों की बात की जाती है तो आर्यों की जब भी बात की जाती है आर्यों को नॉर्डिक शाखा का व्यक्ति माना जाता है। कौन सी शाखा का? नॉर्डिक शाखा का। आपसे पूछा जाए आर्य कौन सी शाखा के व्यक्ति थे तो आर्य नॉर्डिक शाखा के व्यक्ति थे। और नॉर्डिक शाखा के व्यक्ति जो होते थे वो कैसे होते थे? सफेद होते थे। कैसे होते थे? सफेद जाति के लोग होते थे जो कहां से आए थे? ईरान इराक से।
ईरान इराक के लोग जो हैं वो चलकर कहाँ तक आए, भारत तक आए। भारत में कहाँ पे आके बस गए, आके सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास जो है इन लोगों ने अपने आवास बनाए आके। तो जब भी बात की जाती है आर्यों की, तो आर्य जो है वो कैसे लोग थे, सफ़ेद लोग थे, जो कौन सी शाखा के व्यक्ति थे, नॉर्डिक शाखा के व्यक्ति थे। इस प्रक्रिया को जब हम बात करते हैं आर्यों के आगमन की, तो आर्यों के आगमन को लेकर ये बात कही जाती है कि आर्य सबसे पहले कहाँ निवास करते थे, ईरान इराक में। देखिएगा कि आर्य जो है कि आर्य जो है पहले कहाँ निवास करते थे, ईरान इराक में। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए कि अलग अलग व्यक्ति कौन कौन हुए और उन्होंने अपने क्या क्या मत दिए। तो सबसे पहले मत की बात की जाती है, तो देखिएगा हम अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। देखिएगा सबसे पहले बात की जाती है किसकी, दयानंद सरस्वती की। किसकी बात की जाती है, दयानंद सरस्वती की। कि भैया दयानंद सरस्वती ने अपनी क्या बात कही थी, कि सरस्वती का ये मानना था कि जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे, ध्रुवों के निवासी थे। कि भैया दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि ये गोरे लोग हैं, और गोरे लोग कहाँ होंगे, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ऐसी कंडीशन दो ही है, कहाँ पे, कि भैया जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे दो ही जगह ऐसी है जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। एक तो आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव से जो है व्यक्ति का आना संभव नहीं था, क्योंकि भाई प्राचीन टाइम पे इतने बड़े जहाज नहीं चलते थे कि व्यक्ति जो है दक्षिणी ध्रुव से भारत तक पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इस वाले क्षेत्र में यूरोप वगैरह आ जाता है, जहाँ पे यूरोप है और एशिया का कुछ भाग ईरान इराक, और यहाँ पे आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है आपका किसका पड़ता है, इंडोनेशिया वगैरह का। लेकिन यहाँ पे जो भारत है ये काफ़ी दूर था, किससे, दक्षिणी ध्रुव से। जब भारत की बात की जाती थी ये काफ़ी दूर था, तो यहाँ से जो है लोगों का आना संभव नहीं था। तो इस बात पे ये बात मान ली गई कि भैया ऐसा है कि अगर ध्रुवों से आए होंगे तो ये कौन से ध्रुव के निवासी रहे होंगे, उत्तरी ध्रुव के। ठीक है भाई, ये बात किसने कही थी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे, ध्रुवों के निवासी थे। उसके बाद एक व्यक्ति आए, बाल गंगाधर तिलक। दूसरे व्यक्ति कौन आए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या मत दिया, देखिएगा कि जब भी बाल गंगाधर तिलक की बात की जाती है, तो बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि जो भाई आर्य हैं ये कहाँ के निवासी रहे होंगे, तिब्बत के निवासी रहे होंगे। आर्य कहाँ के निवासी रहे होंगे, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तिब्बत के। कि भैया इन्होंने ये बात कही, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, कि जो आर्य थे वो तिब्बत के निवासी थे। ठीक है भाई, ये बात भी काफी हद तक मानी जाती है। लेकिन अगर ये आर्य तिब्बत के निवासी थे तो फिर ये सिंधु नदी के उधर क्या करने गए थे। ठीक है भाई, यहाँ पे इस बात को भी इतना बल नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक तीसरे व्यक्ति आए। तीसरे व्यक्ति कौन आए, मैक्स मूलर। कौन आए, मैक्स मूलर। तीसरे एक व्यक्ति आए मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने ये कहा, आए मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने ये कहा आगे कि भाई जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। ये बात किसने कही, मैक्स मूलर ने। कि भाई तीन अलग अलग लोग आए और तीनों ने अपने अपने विचार रखे। तो जब भी विचारों की बात कही जाती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने ये कहा था कि आर्य जो है वो ध्रुवों के निवासी थे। तो उसके लिए आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। आपसे जब ये कहा जाए किसने ये बात कही थी कि आर्य तिब्बत के निवासी थे, तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद जब बात आती है मैक्स मूलर की, तो मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, आर्य जो है आपके मध्य एशिया के निवासी। देखिएगा जब मैक्स मूलर की बात की जाती तो इन्होंने यही कहा था कि भाई आर्य कहाँ के निवासी है, मध्य एशिया के। इन्होंने ये बात क्यों कही, इन्होंने देखिएगा कि ईरान इराक वाले क्षेत्र को ही मध्य एशिया कहा जाता है। मध्य एशिया में जो आर्य थे, मध्य एशिया के जो आर्य थे, उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, जिंदावस्था। कौन सा था, जिंदावस्था। कि भैया ईरान इराक वाले जो लोग थे, जो आर्य थे, उनका प्रमुख ग्रंथ था जिंदावस्था। जिंदावस्था में कुछ शब्द ऐसे थे जो भारतीय आर्यों द्वारा रचित वेदों में भी सेम थे। जैसे जिंदावस्था की बात की जाती है तो वहां पे माता के लिए मेदर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है भाई, और पिता के लिए फादर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और उन्हीं सेम वर्डों का इस्तेमाल भारतीय आर्यों द्वारा रचित वेदों में भी क्या, मेदर के लिए मात्र का इस्तेमाल किया जाता था, मदर के लिए, माता के लिए मेदर के स्थान पे मात्र का इस्तेमाल किया जाता था, पिता के लिए फादर के स्थान पर पितृ का इस्तेमाल किया जाता था।
तो इन वर्डों को जब चेक किया किसने, मैक्स मुलर ने, तो उनको ये लगा कि भैया ये एक ही प्रकार के शब्द हैं और इनमें समानता है। तो ये हो सकता है कि भाई जो आर्य ईरान इराक में रहते थे वही जब भारत की ओर आए तो उन्होंने जो वेद लिखे आके उनमें जो है ये शब्द भी कॉमन थे। तो इसीलिए उन्होंने शब्दों के तुलनात्मक आधार पर ये कहा था कि भाई आर्य कहाँ के निवासी हैं, मध्य एशिया के। ये बात तब तक तो सही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ईरान इराक में एक वेद मिला, ईरान इराक में एक वेद मिला जिसका नाम था, ईरान इराक में एक अभिलेख मिला, ईरान इराक में जो अभिलेख मिला था उस अभिलेख का नाम था बोगस गोई। कि जब भी आपसे पूछा जाए बोगस गोई अभिलेख कहाँ मिला था, तो बोगस गोई अभिलेख मिला था आपका ईरान इराक में। ईरान इराक में एक बोगस गोई अभिलेख मिला और ये अभिलेख कब का था, 1400 BC का। कब का था, 1400 BC का। और इसकी खोज कब की गई, 1907 में। 1907 में भी किसके द्वारा की गई थी, ह्यूगो के द्वारा। किसके द्वारा, ह्यूगो के द्वारा। कि जब भी आपसे बात की जाए, आपको ये कहा जाए कि आप इस बात को कब मानते हैं कि भाई आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे, तो आपको सिंपल सी एक बात कहनी है कि भाई आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। ये बात किसने कही थी, मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने ये बात किसके आधार पे कही थी कि जो ईरान इराक के जो आर्य थे और जो भारत के आर्य थे, तो भारत के आर्यों ने जो वेद लिखे थे उनमें और ईरान इराक का जो प्रमुख ग्रंथ था जिंदावस्था, उसमें कुछ जो भाषाई शब्द थे वो सेम थे। उन्हीं के आधार पे मैक्स मुलर ने ये कहा था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। लेकिन इस चीज को बल कब दिया गया, 1907 में एक व्यक्ति थे ह्यूगो। ह्यूगो ने क्या किया कि भाई एक अभिलेख खोजा जिसका नाम क्या था, बोगस गोई अभिलेख था। और ये कब का था, 1400 BC का। कब का था, 1400 BC का। तो उन्होंने देखा कि भैया जो जिंदावस्था में जिन देवताओं का जिक्र किया गया, उन्हीं देवताओं का जिक्र किसमें किया गया, बोगस गोई अभिलेख में किया गया है। तो सिंपल सी एक बात कि जब भी आपसे कहा जाए कि आर्यों के मध्य एशिया से होने के प्रमाणित साक्ष्य कब प्राप्त हुए, जब बोगस गोई अभिलेख की खोज हो गई और बोगस गोई अभिलेख में भाषाई आधार पर और कुछ देवताओं का जो है समान व्याख्यान करने के कारण ही इसको क्या कहा गया कि भैया आर्य जो है कहाँ के निवासी थे, आर्य कहाँ के निवासी थे, ईरान इराक के। तो ये बोगस गोई अभिलेख आपका कहाँ मिला था, ईरान इराक से। उसके बाद देखिएगा कि भाई बात आती है कि आर्य भारत तक आए कैसे। तो जब भी बात आती है ईरान इराक के रास्ते, कि भाई यहाँ पे ईरान इराक है और ये भारत वाला हिस्सा है और यहाँ पे नदी बह रही है, कौन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी और इसके सहायक नदियाँ जो है 7 सहायक नदियाँ बहती हैं। तो ईरान इराक से चलने के बाद ये लोग कहाँ तक आए, सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आ गए। तो इन्हीं 7 नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में जब ये ईरान इराक के आर्य जो है आकर बस गए, तो इसी पूरे क्षेत्र को, जहाँ पे ये बसे थे आके, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। तो जब भी आपसे बात की जाए सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ पे था, तो सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता था। जो ईरानी आर्य जो थे वो सैंधव नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास जब आकर बसे थे, तो उसी जहाँ पे वो लोग बसे थे आके, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। और सप्त सैंधव प्रदेश की व्याख्या किसने दी थी, तो सप्त सैंधव प्रदेश की व्याख्या दी थी एक व्यक्ति थे अविनाश चंद्र झा ने। कि भैया सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख किसने किया था, अविनाश चंद्र झा ने। किसने किया था, अविनाश चंद्र झा ने। जब भी आपसे पूछा जाए सप्त सैंधव प्रदेश को पहली बार किसने व्याख्यान किया था, तो अविनाश चंद्र झा ने। सप्त सैंधव प्रदेश कहा किसे जाता था कि ईरान इराक के जो आर्य थे वो सबसे पहले जहां आकर बसे थे सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जब भी वैदिक सभ्यता की बात की जाती है तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC का था। उसके बाद बात आती है भैया आर्य किसको कहा जाता है, तो आर्य ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसे आर्य कहा जाता था। आर्यों के बाद अगली बात आती है भाई आर्य कहाँ के मूल निवासी थे या कौन सी शाखा के व्यक्ति थे। जब भी आर्यों की शाखा की बात की जाती है तो ये कौन से कलर के थे, सफ़ेद कलर के थे और कहाँ के थे, नॉर्डिक शाखा के थे और ये माना जाता था ये ईरान इराक के हैं। इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले बात की जाती है दयानंद सरस्वती की, इन्होंने क्या कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, ध्रुवों के। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपना मत दिया था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, तिब्बत के। सबसे एंड में कौन अपना मत देता है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, मध्य एशिया के। इन्होंने ये बात कही किस चीज के आधार पे कि उन्होंने देखा कि ईरान इराक का जो प्रमुख ग्रंथ था वेदावस्था, ईरान इराक के जो आर्य थे उनका प्रमुख ग्रंथ वेदावस्था था, उसमें कुछ भाषाई शब्द ऐसे थे जो भारत के वेदों से
मिलते थे, यानी कि भारतीय आर्यों द्वारा निर्मित वेदों से मैच खाते थे। उसी के आधार पर उन्होंने ये कह दिया था कि भाई मैक्स मूलर ने कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे। उसके बाद इस चीज को बल कब मिला, जब ईरान इराक से हमको कौन सा अभिलेख मिला, बोगसगोई अभिलेख। ईरान इराक में हमको एक बोगसगोई अभिलेख मिला, जिसकी खोज कब की गई, 1907 में। कौन सी ईस्वी का था ये, तो 1420 का ये अभिलेख था। और ये कौन सी लैंग्वेज में था, ईरानी भाषा में। कौन सी भाषा में था, ईरानी भाषा में था। जब इसको चेक किया गया तो इसमें जो है कुछ देवी देवताओं के नाम जो है वो बिल्कुल सेम थे। कुछ देवी देवताओं के नाम जो है, देवताओं के नाम और वेदों में जो देवताओं के नाम लिखे थे वो एक जैसे थे। इसी आधार पर यह कह दिया गया कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, मध्य एशिया के। मध्य एशिया की बात की जाती है तो जो आर्य मध्य एशिया से चलकर सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में आकर बस गए थे, तो उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सप्तसंदव प्रदेश कहा गया। और सप्तसंदव प्रदेश को पहली बार किसने व्याख्यात किया, तो सबसे पहली बार किसने इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया, अविनाश चंद्र झा ने। यहाँ तक के वीडियो में आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। इससे अगला टॉपिक हमारे कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।